गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की एंड जय माय डियर स्टूडेंट्स की। तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कैसे हैं आप। जब तक इंतज़ार कर रहे हैं आप तब तक हम भी बढ़िया हैं। हाउ आर यू? फाइन। राम 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 राम। लक्ष्य, संतु, विवेक, रितेश, रोहित, मोनू, बलबीर, केशव, अनीश, आरती, अनुष्का, सबका नाम लेना। 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। तो काम की बात शुरू करें कि हमने पिछली क्लास में आपको लाइन एंड एंगल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया था। और सत श्री अकाल सर। विवेक जी थोड़ी पंजाबी मैंने समझ आती है, की लिख दो तुसी? ठीक है जी, सत श्री अकाल सर। प्लीज़ गिव योर जीमेल आईडी। में क्या करोगे मेरी जीमेल आईडी का? लाइन एंड एंगल्स में लास्ट क्लास में जितना पढ़ा था उससे आगे पढ़ने की बात अब करें तो हमें कुछ और छोटी छोटी चीज़ें सीखनी होंगी। तो इस चैप्टर पे कितना काम और करना चाहिए? तो हमने लास्ट क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की बात की और उसके बाद की थी इंटरसेक्टिंग लाइन की। इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद हमें ज़रूरत पड़ती है इसी चैप्टर में कुछ और बातों को समझने की। नमस्ते नमस्ते बेटा। जय ताऊ जी, जय लाली बाबू। देखिए, ये हमारी त्रियक रेखा है जिसे हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, चंगी जी, चंगी। ओके, करें अब शुरू? हो गए सबके कमेंट्स? स्पेशल क्लास से जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसे एक बार करा दीजिए, वीडियो पॉज हो गई थी। तो अब तो वीडियो पॉज नहीं होगी, उसमें तो रिकॉर्डिंग होगी ना। ओके, ये जो हम आज बात कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे 3 लाइन्स हैं। एक लाइन है ए बी और ये लाइन है हमारे पास सी डी और ये लाइन हमारे पास है ई एफ। और जिस पॉइंट पर ये ट्रांसवर्सल लाइन या तिर्यक रेखा समानांतर रेखाओं को काट रही है वो बिंदु हमारे हैं एम और एन। अब जो समझना है वो लीनियर पेयर जो हमने समझा है उसी से हमें समझ आएगा। सप्लीमेंट्री की हेल्प लेकर हम कुछ चीज़ें समझेंगे। वर्टिकल अपोजिट वाली बातें भी यहाँ पे दिखाई देंगी, बस आप लिखना बंद कीजिए। लाइन नॉट लाइन सेगमेंट सर। बेटा ये जब हमारे पास एरो लगे हैं तो लाइन है। लाइन सेगमेंट तब है जब हम ए बी को शो करें और ये एरो ना शो करें। ठीक है, हाँ जी विवेक जी, चलो बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, जब आप बताते हैं तो फिर मुझे भी बताना पड़ता है कि इस समय यहाँ पर ये लाइन है क्योंकि ये सीडी तक की मेजरमेंट में लाइन सेगमेंट होगी, लेकिन जो एरो बनी हुई है उसकी वजह से वो हम बोलेंगे लाइन है। क्लियर? लाइन का नाम हम दे सकते हैं L1, L2 एंड सो ऑन। आगे चलते हैं। अब इसको हम समझें कि हमारे पास अगर ये एंगल थोड़ी देर के लिए x हो जाए तो हमारे पास ये वाला एंगल क्या होना चाहिए? तो देखिए आपका एंगल AMB जो है वो 180 डिग्री का है। ठीक है, पहले बेसिक्स की बात करेंगे फिर क्वेश्चंस की बात करेंगे। AMB 180 डिग्री का है जिसके 2 पार्ट्स हैं। एक है एंगल ये वाला जिसे आप बोल सकते हैं AME, एंगल AME, और उसके साथ देखेंगे EMB। यदि आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल AMB ही मिलेगा। मीन्स AME की वैल्यू अगर आप जानना चाहें
वो भी तब जब आपके पास EMB की वैल्यू x डिग्री हो और ये जो आपका स्ट्रेट लाइन एंगल है जिसे आप बोल रहे हैं ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल जो आपके पास है इसको आप 180 डिग्री से डिनोट करते हैं और इसी स्ट्रेट लाइन एंगल को आप यहां पर आके लीनियर पेयर भी बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले लिखवाया, दैट इज लीनियर पेयर भी आपके पास इसी से बनेगा। लेकिन जब लीनियर पेयर बनेगा तो यहां पर आके हम लीनियर पेयर शो करेंगे। अब हमारे पास x को वहां ले जाएं तो एंगल AME जो होगा वो 180 डिग्री माइनस x डिग्री होगा। ठीक है, अब इसको समझने के बाद आपको क्या समझ आया कि ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस x है। अब उसी तरीके से आप थोड़ी देर के लिए इसको लीनियर पेयर बनाएंगे तो आपको पता लगेगा एंगल EMN की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री है। और आप यहां पर इसे दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, AME, एंगल AME प्लस एंगल AMN, दैट इज इक्वल टू एंगल EMN। इसकी वैल्यू AME जो आकी आपने निकाली 180 माइनस x डिग्री, और AMN की आप वैल्यू निकालना चाहते हैं और ये आपके पास 180 डिग्री है, तो AMN की जो वैल्यू हुई वो हुई 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस x, ये कैंसिल। अब आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं उसे ध्यान से देखो। बेटा इस मार्कर से तो इतना ही डार्क लिखा जाएगा, थोड़ा सा और डॉटेड कर दें इसे तो हो सकता है जी। अभी तक इसमें कहीं कोई अंग्रेजी नहीं है, एक रैखिक युग्म हम यूज कर रहे हैं। और यहां से हम आगे समझना चाह रहे हैं। ठीक है, क्या समझा आपने? जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और उस स्टेज में एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि एक समानांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा भी होती है। ठीक है, तो ये वाला एंगल आप देख रहे हो ये x था, तो ये वाला एंगल भी x ही निकला। ध्यान से देखिए, AMN यहां पर था A, यहां पर था M और यहां पे था N, तो ये वाला AMN जो एंगल है वो x है। और आपके पास यहां पर था E और यहां पर था B। आपने क्या देखा, जो आपका एंगल EMB था, ये दोनों, पहला रीजन ये हुआ कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हुए जिसे हम हिंदी में बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो इसको तो मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था कि ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए ये बराबर है। इसी तरीके से इसके शीर्षाभिमुख कोण कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। ये कितना निकला था, ये निकला था 180 डिग्री माइनस x, तो ये भी होगा 180 डिग्री माइनस x। अब देखिए बेटा, जिस तरीके से ये इसके बराबर है उसी तरीके से ये इसके बराबर है। अब हमें समझना है कि यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में बराबर होंगे। तो ये भी रीजन वही है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, जो हमने पिछली क्लास में सुना। अब अगर हम और कहें तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अलावा हमें क्या क्या दिखाई देता है। हमें यहां पर इस एंगल की वैल्यू की बात करें तो ये जब दो लाइन पैरेलल होती हैं और ये इसका स्लोप होता है, यानी कि इसकी प्रवणता होती है, इसका ढाल होता है, इसकी झुकाव होती है, तो ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर ही रहता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई गैप जो है वो कांस्टेंट है, जो दूरी है वो बराबर है। तो दो बराबर दूरियां हैं तो इसीलिए ये स्लोप सेम हो गया। तो ये वाला एंगल भी x होगा, ये वाला एंगल भी x होगा, और ये वाला एंगल 180 डिग्री माइनस x होगा, तो ये वाला भी 180 डिग्री माइनस x होगा। अब इन चीजों को आप जिस तरीके से x और 180 डिग्री माइनस x से देख रहे हो, बट स्मार्ट बोर्ड में भी कोई टेक्निकल इशू है, इसलिए मैं आपको नॉर्मल बोर्ड पे आज पढ़ा रहा हूं। अब इस बारे में दोबारा बात नहीं, अभी हम इस बोर्ड पे काम करेंगे। ठीक है,
चलो अब इसको हम कैसे समझें, कौन कौन सा एंगल कैसे कैसे बराबर दिखाई दिया। तो यहां से कुछ नाम सीखने हैं। जैसे आपने पिछली क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, लाइन, लाइन सेगमेंट, एंगल, रे, इन सब नामों से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, राइट और रॉन्ग। तो इन नामों के बारे में जाना, तो अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। यहां पर हम नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखो बेटा, बेस अच्छा हो जाएगा तो किताब ऑटो रन पे इजी समझ आ जाएगी आपको। एंगल 1 को 3 के बराबर बोल रहे हैं, एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर बोल रहे हैं, और साथ के साथ बोल रहे हैं कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। और बोल रहे हैं, थोड़ा और इधर लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा आपको, एंगल 1 को एंगल 3 के बराबर और एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर, एंगल 5 को एंगल 7 के बराबर और एंगल 6 को एंगल 8 के बराबर बोल रहे हैं। तो जिस रीजन से हम अपोजिट एंगल को बराबर बोल रहे हैं, उस रीजन में सिर्फ एक बात आपको याद रहे कि ये हमारे हिंदी में कहें शीर्षाभिमुख कोण है, जिसे हम इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक पॉइंट क्लियर हो गया। सर थोड़ा बड़ा लिखो, अच्छा और बड़ा लिख देंगे, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है वो दोनों बराबर होंगे। तो जब हम एंगल 1 को एंगल 5 के बराबर बोलेंगे, तो उसी तरीके से हमें एंगल 4 को 8 के बराबर बोलना पड़ेगा। ऐसे ही एंगल 2 को एंगल 6 के बराबर बोलेंगे, तो हमें एंगल 3 को एंगल 7 के बराबर बोलना होगा। जिस रीजन से इन्हें बराबर बोल रहे हैं वो रीजन वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं है, वो रीजन अलग है। क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल में इस तरीके से आप देख रहे हो, जैसे मेरा गला फंसा हुआ है, ऐसे इसके नीचे वाला जो हिस्सा है वो बराबर होते हैं। अब आप देखेंगे कि इसे किस नाम से बोला जाए, इसे बोला जाता है संगत कोण। क्या बोलते हैं? संगत कोण जो होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। तो हम क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे देखा जाता है? जब हम दो लाइन पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल होती है, तो लाइन के ऊपर वाले हिस्से पे एक साइड में जो एंगल है वो कॉरस्पॉन्डिंग है, तो लाइन के नीचे वाले हिस्से में जो एक साइड में जो एंगल है वो कॉरस्पॉन्डिंग है, राइट। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पर हम देखते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे? एंगल 2 4 के अपोजिट ऐसे, क्योंकि जब दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के अपोजिट जो होता है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, इसलिए हम बोलते हैं। ठीक, अब ये बात हमें समझ आ गई। इसी तरीके से ये एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है। तो जो भी इस तरह की सिचुएशन में दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकल पॉइंट के अपोजिट साइड में जो एंगल होते हैं वही वर्टिकल अपोजिट एंगल है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, ओके, ये बात आपको समझ आ गई। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझने के साथ साथ हमें और भी चीजें समझनी है कि हमारे को दिखता है कि यहां पर हमारा एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के बराबर है क्या? देखो, जब 2 बराबर है, ठीक है ना, 8 के, तो क्यों बराबर है? हमें ये समझना है कि 4, देखो एंगल 2 बराबर है 4 के और 4 बराबर है 8 के, तो 2 और 8 बराबर हुए नहीं हुए?
2 बराबर है 4 के और 4 बराबर है 8 के, तो फिर क्या मतलब हुआ, एंगल 2 8 के बराबर हो गया। तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि जिस समय हम एंगल 2 को एंगल 8 के बराबर बोलेंगे, नंबर 1, उसी तरीके से हम एंगल 1 को एंगल 7 के बराबर बोलेंगे। मतलब ये वाला इसके बराबर है तो ये वाला इसके बराबर है। अब इतनी सी बात अगर हमें समझ आती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, अभी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को हम सिमिलर ट्राइंगल में जाके डिफाइन करेंगे तो हमें समझ आएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल क्यों होते हैं। इसका भी एक उदाहरण दूंगा, जस्ट वेट। यहां हम बोलते हैं एकांतर कोण, राइट। एकांतर कोण में भी 2 तरह के कोण होते हैं, एक अंतः और एक बाह्य। बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण जिसे हम बोलते हैं, उसे इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक। अब एक्सटीरियर क्यों कहते हैं और इंटीरियर क्यों कहेंगे? जो चीजें यानी कि जो एंगल्स बाहर रह जाएंगे, इन दोनों पैरेलल लाइन के बाहर रह जाएंगे, वो एक्सटीरियर है। और वो पैरेलल लाइन के केस में ही एक है इस तरफ लेफ्ट साइड में तो दूसरा है राइट साइड में। तो ये वाला जो सिचुएशन है ये बाहर वाला है सर, जो अभी लेके आया हूं मैं ना जी। यहां पर इसको इसके बराबर बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको इसके बराबर बोल रहे हैं। तो जब हम बाहर की बात करेंगे तो बाहर वाले एंगल को बाहर वाले एंगल के साथ बोलते समय ट्रांसवर्सल लाइन के एक इस तरफ और एक उस तरफ, ठीक है, इसे हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। लेकिन अगर आप इसके अंदर आप देखें तो एंगल 3 और 5 भी बराबर दिखाई देंगे आपको। देखो देखो 5 को 3 के बराबर करना है ना, तो देखो 7 और 7 दोनों बराबर है, तो 7 5 के बराबर है और 7 3 के बराबर है। तो अर्थात क्या मतलब हुआ, एंगल 5 और एंगल 3 बराबर होंगे। तो जब ये एंगल 5 और एंगल 3 बराबर होंगे, वेरी गुड बेटा अरिजीत, तो जब एंगल 3 बराबर होगा एंगल 5 के और एंगल 4 बराबर होगा एंगल 6 के, तो ये भी हमारे पास अल्टरनेट ही है, क्योंकि अब यहां पर और यहां पर इक्वलिटी आ रही है। तो जब यहां इक्वलिटी आ रही है तो ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के एक इस तरफ है एक उस तरफ है, मतलब तिर्यक रेखा के एक इस तरफ है एक उस तरफ है, लेकिन ये बाहर नहीं है, अंदर है। तो जब अंदर होगा तो इसे हम बोलेंगे अंतः एकांतर कोण। जिसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब माय डियर जो बात और आगे समझने की है, फिर वो समझते हैं, प्लीज दोबारा से समझते हैं। एक बार देखो ये जो बात की चीजें आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, तो इसे समझाना है आपको मैंने। ध्यान से देखिए कि 2 को 8 के बराबर क्यों बोला गया। y 8 इज इक्वल टू 2, तो हमें एंगल 2 को 8 के बराबर बोलने के लिए यहां से समझ आएगा। देखो एंगल 4 यहां भी है और यहां भी है, तो एंगल 4 2 के बराबर है, एंगल 4 8 के बराबर है, तो फिर एंगल 2 8 के बराबर तो होगा ही। तो जब ये कंक्लूजन हमने निकाला कि ये इसके बराबर होगा, तो उसकी ऑब्जर्वेशन जब हमने की तो हमने देखा ट्रांसवर्सल के एक ऊपर और एक इधर चला गया, ठीक है ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और पैरेलल लाइंस के बाहर है। तो बाहर मतलब बाह्य मतलब एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट एंगल की संज्ञा यही होती है कि अल्टरनेट मतलब एक इधर एक उधर। समझ आई मेरी बात? चलो तो हम दूसरी बात समझते हैं कि 1 को 7 के बराबर क्यों कहा। जब हम एंगल 1 को एंगल 7 के बराबर बोल रहे थे तो इसका मतलब था कि हमारे पास, ध्यान से देखोगे तो अभी आपको समझ आएगा कि एंगल 1 एंगल 3 है और एंगल 3 एंगल 7 है। तो आप देखिए एंगल 3 होगा तो एंगल 3 ही 7 के बराबर है और एंगल 3 ही 1 के बराबर है, तो 1 बराबर 7 हुआ। तो जब ये हुआ तो 1 इज इक्वल टू
7 हुआ। तो ये आ गया हमारे पास वही रीजन, दैट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का, दोनों साइड से। ठीक है, लो भाई, आप लोगों को मेरे नंबर की जरूरत है, मेरे पास टाइम तो होता नहीं है। 8130441089, इस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए, अंतः एकांतर कोण, मतलब वही चीज कि 3 को 5 के बराबर क्यों बोला। देखो आप, एंगल 5 को 3 के इक्वल कहने के लिए, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल कहने के लिए यहां दिख रहा है कि एंगल 1 के बराबर है। अब जब 3 और 5 इक्वल हुए हैं तो उस समय 3 और 5 अंदर हैं, तो इंटीरियर में है, राइट? ओके, चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं फ्री हूं तो मैं आपके लिए बात भी कर सकता हूं, लेकिन मैं फ्री बहुत कम होता हूं बेटा। बहुत बिजी होता हूं मैं, मेरे पास फुर्सत नहीं होती है। ये तो शुक्र है कि फेफड़े अक्सर सांस ले लेते हैं, वरना मैं वो भी भूल जाता हूं कई बार। चलो, 3 और 5 बराबर हो, 4 6 हुआ। इनके अलावा जो चीजें पता होनी चाहिए उस पर काम करते हैं। देखो, इन बातों के साथ और क्या पता होना चाहिए ताकि मैं आपको और पढ़ा सकूं और सिखा सकूं। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया, पैरेलल लाइंस में देखते जाओ, पैरेलल लाइंस में ये एंगल x आया था, ठीक है, तो ये एंगल भी x आया था, लेकिन इस समय ये वाला एंगल जो आना चाहिए वो 180 डिग्री माइनस x आना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करो। मान लीजिए आपका ये नाम A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये E है, ये आपका F है, ये M है और ये N है, ये आपकी लाइंस। देखो, अब इन लाइंस में आपके इस एंगल की बात करते हैं, BMN। अगर आप एंगल BMN के साथ इस एंगल को ऐड करें तो ये आपका होगा DNB, और इसका जब टोटल करेंगे तो आपको मिलेगा 180 डिग्री माइनस x प्लस x, और ये कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता लगेगा कि BMN प्लस एंगल DNB एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि दोनों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री है। और जब दोनों का जोड़ 180 डिग्री है तो हम यहां पर क्या बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स मतलब जिसे हम क्रमागत कोण बोल सकते हैं, अंतः क्रमागत कोण बोल सकते हैं, ठीक है। तो अंतः क्रमागत कोण यानी कि इन दोनों का जो जोड़ है वो हमेशा 180 होगा, इन दोनों का जो जोड़ होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ये बात आप याद रखेंगे कि इसकी भी हमें कहीं ना कहीं, आई थिंक फर्स्ट आंसर 40, अभी तो क्वेश्चन किया ही नहीं है, आंसर कहां से आ गया, एंड सेकंड 50, 40-50 नहीं सोच सकते हैं, अभी तो हमें देखना होगा कि हमारे पास कोई वैल्यू हमने लिखी ही नहीं है। क्लियर है? तो 40-50 की बात अभी मत कीजिए, अभी कॉन्सेप्ट समझिए। जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा होता है उनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, लेकिन जिनका मैथ्स अच्छा करने के लिए लोग कंसेप्ट पे काम नहीं करते हैं, उनको सिर्फ सवाल रटने पड़ते हैं, और ये भगवान से दुआ करते हैं, हे भगवान यही क्वेश्चन पेपर में आ जाए। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का भी मैं आपको उदाहरण देता हूं। आपने टीवी में एक जय हनुमान नाटक देखा होगा, ठीक है, और वो आपकी अपनी लाइफ में भी होगा, मैं बताता हूं कैसे। देखो, ध्यान से देखना, आप एक बड़े से हनुमान की फोटो देख रहे हैं ऐसे, और धीरे धीरे हनुमान जी अपना रूप छोटा कर रहे हैं। ऐसा फील करो कि मैं सही में छोटा हो रहा हूं। तो आप क्या देखेंगे, मैं जब ऐसे छोटा होऊंगा तो मेरे लेफ्ट और राइट के जो हैंड हैं या फेस है, जो नोज है, जो आईज है, कॉरस्पॉन्डिंगली जो मेरी बॉडी है, धीरे धीरे उसी रेशो में
छोटी होगी जिस रेशो में ये स्टार्टिंग में थी। जैसे कि आप एक फोटो खिंचवाने के बाद उसका बड़ा या छोटा पोस्टर बनवाते हैं तो आपके चेहरे में कोई फर्क नहीं पड़ता, हर चीज कॉरस्पॉन्डिंगली बढ़ती या घटती है, सिमिलर रहती है। तो सिमिलर की वजह से, सिमिलर होने की वजह से हम उस सिचुएशन में कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड यूज करते हैं, राइट। ये कॉरस्पॉन्डिंग का एक एग्जाम्पल है, आपकी फोटो हो या किसी आकृति को छोटा या बड़ा बनवाने की बात हो। हम पढ़ रहे हैं लाइन एंड एंगल। सर यू आर, क्या लिख रहे हो? रुंग। अब स्मार्ट बोर्ड पर कभी नहीं, क्यों? चलो अब इतना पढ़ूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, काम करते हैं, काम की बात करते हैं। तो यहां पर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल भी बोल सकते हैं, राइट। क्रमागत बोल सकते हैं, संलग्न बोल सकते हैं। अब इतनी बात आती है संलग्न कोण, संलग्न कोण भी बोल सकते हैं, एडजेसेंट भी बोल सकते हैं। चलो अब इतनी बात समझने के बाद अगर हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बातें अगर समझते चले जाएं तो हमें कैसे पता लगेगा कब क्या है। मान लीजिए कि आपको ये प्रूव करना है कि एक ट्राइंगल है और उसके तीनों एंगल का जो टोटल होता है वो 180 डिग्री है, ये आपको प्रूव करना है। एबीसी एक ट्राइंगल है और आपको प्रूव करना है इन ट्राइंगल एबीसी शो दैट एंगल ए प्लस बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में यह साबित कीजिए कि तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन के ठीक पैरेलली एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पर दो पॉइंट ले लेंगे P और Q। अब यहां पर आपको जो आपने अभी सीखा है उससे आपको समझ आएगा, ये वाला एक एंगल है और ये वाला एक एंगल है, इन दोनों एंगल को हम बराबर बोल सकते हैं, ठीक है। 60-60 मत बोलिए, 60-60 बोलोगे तो उसके लिए सारी साइड्स बराबर होनी चाहिए और सारी साइड्स हमेशा बराबर हो ये जरूरी नहीं है। किसी भी ट्राइंगल में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री ही होता है, चाहे साइड्स बराबर हो या ना हो। तो अभी आप 60-60 नहीं बोलेंगे, 360 डिग्री तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। चलिए अब देखिए, इस एंगल को आप इस एंगल के बराबर बोल सकते हैं और रीजन है कि आपकी जो हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन PQ passing from A such that PQ parallel to BC। हिंदी में बोल रहा हूं कि हमने एक लाइन PQ A से गुजरती हुई BC के समानांतर खींची। अब ऐसा करने से क्या हुआ, सिंस PQ पैरेलल टू BC, क्योंकि PQ BC के समानांतर है इसलिए एंगल PAB बराबर होना चाहिए एंगल ABC के। और उसी तरीके से एंगल QAC बराबर होना चाहिए एंगल ACB के। यदि माय डियर आप इसे ऐड कर दें तो एंगल PAB प्लस एंगल QAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB होगा। फिलहाल आपके पास दोनों पक्ष बराबर हैं और दोनों पक्षों में ये वाला जो एंगल आप देख रहे हैं वो ट्राइंगल के अंदर है और कहीं ना कहीं लीनियर पेयर का एक पार्ट भी है।
तो दोनों साइड कॉमन है, तो हम यहां पर क्या क्या कारण है कि हम इसे बराबर बोल रहे हैं? यू विल राइट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जिसे हम इसको भी यही बोलेंगे, सेम बात है यहां पे भी, राइट। लेकिन इसे हम बोल सकते हैं अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण इंग्लिश में दोनों बार लिखना पड़ेगा और हिंदी में भी अगर लिख रहे हैं तो हिंदी में दोनों भी। तो हमारे पास माय डियर एक एंगल कॉमन है जो है BAC। यदि हम दोनों तरफ एंगल BAC और एंगल BAC ऐड कर दें, एडिंग एंगल BAC बोथ द साइड्स, तो यहां लिख देते हैं एडिंग एंगल BAC बोथ दी साइड्स, दोनों तरफ कोण BAC को जोड़ने पर हमारे पास ये बन जाएगा एंगल PAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल QAC इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल BAC। इन तीनों को अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों एंगल हैं 1, 2, 3 और लीनियर पेयर में इसकी वैल्यू को आप बोलते हैं 180 डिग्री, राइट। और इसे आप बोलेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। तो यहां ये प्रूव हो गया किसी भी ट्राइंगल में सारे एंगल का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो टीच कर रहा हूं तो आप आराम से वेट कीजिए जब मैं फास्ट टीच करूंगा। सारे के सारे बच्चे आपके बराबर नहीं हैं। हो सकता है कि इस क्लास प्लेटफॉर्म में ऐसे बहुत सारे टीचर भी हों जो यहां से पढ़कर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और इंस्टीट्यूट चलाते होंगे, बट हैं तो मेरे स्टूडेंट ही। मुझे उन स्टूडेंट को भी पढ़ाना है जो सही में स्टूडेंट है, राइट रॉन्ग। मेरी क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़कर पढ़ाते भी हैं। मुझे क्या करना है? मुझे आप सबको स्टूडेंट समझना है और जैसे किसी स्टूडेंट को सिखाया जाता है उसी तरीके से सिखाया जाएगा। तो मैं ना तो ज्यादा तेज पढ़ाऊंगा और ना ज्यादा स्लो पढ़ाऊंगा, राइट रॉन्ग? यस। तो हमारे को प्रूव करना था कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो हमने यहां पर क्या किया, एक BC के समानांतर रेखा PQ खींची, राइट। PQ खींची और इसलिए खींची ताकि हम अल्टरनेट एंगल के रिलेशन को यानी कि एकांतर कोण के संबंध का प्रयोग कर सकें। नहीं लाली, मुझे पता है आप स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि आप थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं। तो बेटे मैं स्लो नहीं पढ़ा रहा, मैं समझता हूं कि मैथमेटिक्स जिन लोगों को नहीं आता है अगर उन्हें जल्दी जल्दी पढ़ाया जाए तो उन्हें कितनी दिक्कत होती है ना। और उनको जो दिक्कत होती है ना वो मेरी ही दिक्कत है, मेरी ही तकलीफ है। जो मेरे भरोसे मैथमेटिक्स सीखने लगा है, अब जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा तो कैसे सीखेगा वो बच्चा? वो तो बोलेगा मुझे, अभी तो लिख रहा है वो बच्चा सर आई लव यू, और बाद में क्या लिखेगा आई डोंट लव यू। तो एक एक बच्चा ना मेरी जिम्मेदारी है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सर इन ट्राइंगल ऑल एंगल्स इज इक्वल, नहीं बच्चे, एक त्रिभुज में सारे के सारे कोण बराबर नहीं होते हैं। जब सारे कोण बराबर होते हैं तो उस त्रिभुज का नाम क्या होता है, ये सब हम ट्राइंगल में बताएंगे आपको। अभी तो सिर्फ हम उतनी बात करें कि हमें जो प्रॉपर्टी सीखने को मिली अल्टरनेट एंगल को कैसे देखते हैं, है ना, वो सब चीजें धीरे धीरे समझे। सर यस सर, आराम से पढ़ाइए, कोई आफत नहीं आ रही, कहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला इस साल तो कि आपके जो टेस्ट पेपर होंगे वो टफ आएंगे, बिल्कुल टफ नहीं आएंगे। इतने आराम से पढ़ाना चाहता हूं कि जब आप सीखें तो ये बात बोल सकें कि हाँ आपको दलीप सर ने पढ़ाया, है ना। और आपको कहाँ मिले? लॉकडाउन में मिले। तो लॉकडाउन की एक कहानी है सबके पास, सबकी अलग अलग कहानी है। किसी की तकलीफ है तो किसी की मुस्कुराहट है, राइट, किसी की घबराहट है तो किसी की आहट है। तो बात समझो आप। तो ये बढ़िया तरीके से आपको समझ आ रहा है, आगे चलते हैं। तो जो लोगों को फास्ट पढ़ना है वो आज मंगलवार का दिन है, फास्ट रख लो। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं अपने बेटे को कल गाड़ी चलाना सिखा रहा था, तो मुझे उसे कैसे सिखानी चाहिए? भाई बेटा तो मेरा है और मैं गाड़ी बहुत बढ़िया चलाता हूँ, तो उसके हाथ में स्टीयरिंग दूं और सीधा चौथा गियर डाल दूं। कोई भी आदमी पहले दिन गाड़ी चलाए और चौथा गियर डालेगा, चौथा हो जाएगा। हाँ चलो मिटा देते हैं। अब आगे समझते हैं, धीरे धीरे समझ के आएगा। मैं कौन सा कहीं भागा जा रहा हूँ, मैंने सिखाना है भाई। अगर मुझे सिलेबस खत्म कराना हो और ये करना हो कि आपको 2-3 महीने में फ्री करके बस
हो गया काम। तो फिर आपको फरवरी तक रिवीजन कौन कराएगा? रिवीजन तब समझ आएगी ना जब विजन क्लियर होगा। अच्छे से सीखते हैं। माई सन इज इन 11th क्लास, 11वीं क्लास में पढ़ता है। चलो देखो बेटा, आइए अब हम इस बात को समझ गए कि हमने आराम से ही सीखना है। जिसको जल्दी है उसको जल्दी रहने दो। आइए अब छोटी छोटी बातें समझते हैं कैसे हमारे को समझ आएगा। एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे अभी हम। ये सब कॉन्सेप्ट ना इसी चैप्टर में है, 6 चैप्टर के 6.1, 2, 3 में ऑटोमेटिकली आपका बेस बन जाएगा। जब किताब से कराऊंगा पीपीटी से, पीएनजी से, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। यस, लाली कह रही ना तो आपको कहीं भागना है ना हमें कहीं भागना है। आराम से पढ़ाओ, बिंदास। 5 दिन मैथ्स की क्लास हो रही है, और क्या लोगे यार। इसीलिए तो हो रही है कि कहीं कोई कमी ना रह जाए। अब लड़की की शादी हो और उसका मेकअप जल्दी जल्दी कर दो तो दुनिया देखने वाली है, खराब हो जाएगा ना। ऐसे ही मैथमेटिक्स है, दुनिया देखने वाली है कि आपका मैथ्स किसने सुधारा, तो फिर मेरा नाम साथ में लगना है, ध्यान तो देना पड़ेगा। आइए अब आपको छोटी सी बातें और समझाते हैं। लीनियर पेयर के साथ ही ट्राइंगल के एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सटीरियर। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल, जिसे हम बाह्य कोण बोलते हैं। बाह्य कोण, जो कोण त्रिभुज के या किसी भी बहुभुज के बाहर होगा उसे बाह्य कोण बोलेंगे, जो अंदर होगा उसे अंतः कोण बोलेंगे। तो हमें अब यह समझना है कि ABC एक ट्राइंगल है, इस पे भाषा क्या है? इन ट्राइंगल ABC BC is extended to point D। त्रिभुज ABC में BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया। त्रिभुज ABC में BC को बिंदु D तक बढ़ाया गया। शो दैट एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो यह दर्शाइए कि जो कोण बाह्य कोण ACD है वो A और B के सम के बराबर होगा। अब ये कैसे दर्शाया जा सकता है? देखो, आपके पास अभी अभी आपने एक प्रॉपर्टी सीखी हुई है कि एक बिंदु पर अंतः और बाह्य कोण जो है वो रैखिक युग्म भी बना रहे हैं। और आपने एक सीखा कि त्रिभुज के सारे कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल का सम, 1 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू दी 2 इंटीरियर एंगल्स। नहीं बच्चे, नॉट इक्वल, सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल, वंश। चलो अब समझ लेते हैं कैसे बनता है ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB, मतलब इसको मैं पूरा लिख रहा हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं अंदर की बात कर रहा हूं। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 180 डिग्री की। और अभी हमने क्या पढ़ा? एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि राइट, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट? किसी त्रिभुज के समस्त कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो हम यहां पर इंग्लिश में लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। किसी त्रिभुज के सारे कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, इस आधार पे हमने लिखा। अब हिंदी में, ठीक है, ये मैंने बोल दिया। अब आप देखिए कि आपको एंगल ACB प्लस एंगल ACD को भी 180 डिग्री ही बोलना चाहिए, लेकिन यहां पर आप बोलेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म मतलब लीनियर पेयर। आप देखिए इस पॉइंट पे आइए आप, ये वाला जो एंगल है ना, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे दोनों एंगल का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा, जो कि लीनियर पेयर होगा, रैखिक युग्म होगा, स्ट्रेट एंगल होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल होगा। तो हम इन दोनों में 180 डिग्री को बराबर रख सकते हैं 180 डिग्री के। पहला मान 180 डिग्री का ये रहा और दूसरा ये रहा। तो अगर हम पहले ये लिख दें एंगल ACB प्लस एंगल ACD, तो बराबर में लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB। और इसके बाद देखोगे ACB दोनों तरफ है, वो कट गया। तो क्या साबित हुआ?
एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो हेंस प्रूव्ड। यहां से हमने कहे कि हमने ये साबित कर दिया कि किसी त्रिभुज का एक बाह्य कोण उसके अंतः सुदूर कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो बहिष्कोण प्रमेय बोलते हैं इसे, व्हाट वी कॉल्ड इट, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है? सम ऑफ इंटीरियर opposite angles is equal to exterior angle of triangle। किसी त्रिभुज के, अब हिंदी बोल रहा हूं, हाँ, जब प्रूव करने के लिए पूछेगा तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, और मैं इसीलिए आपको ऐसा सिखा रहा हूं कि पेपर में कभी कभी आपसे प्रूविंग ही आएगी। अब ज्योमेट्री है तो प्रूविंग तो होगी, राइट रॉन्ग। बहिष्कोण प्रमेय, दिस इज इन हिंदी कह सकते हैं हम, किसी त्रिभुज के अंतः सुदूर कोणों का योगफल उसके बाह्य कोण के बराबर होता है। The sum of the interior opposite angles is equal to the exterior angle of that। सर मैथ्स के ऑल चैप्टर आप ही पढ़ाओ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ, और कौन पढ़ा रहा है? दीपक जी आप नहीं पढ़ाया था कुछ? नहीं भाई मैं ही पढ़ा रहा हूँ यार, क्या हो गया तुम्हें? और कोई नहीं पढ़ा रहा यहाँ पर तुम्हारे चैप्टर्स, मैं ही पढ़ा रहा हूँ। प्रेम सागर चौधरी, सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग क्लियरली। गाना सुनाता हूं तो तुम्हें क्लियरली सुनाई देती है, पढ़ाते समय नहीं। यस, हरियाणवी भी सुना सकते हैं। चलो, इतना समझने के बाद आगे समझते हैं कि इसको जोड़कर हमें क्या सीखने को मिला। हम और आगे कितना अभी जाएंगे। मुझसे मैथ सीखना है तो मेरी बातें माननी पड़ेंगी। जैसे जैसे बेस बनाऊंगा वैसे बेस बनाना पड़ेगा। यकीन मानो कि जब मैं ये सारा बेस बना दूंगा और मैं आपसे कहूंगा चलो अब एनसीईआरटी से काम करते हैं, तो आप अपने आप बोलोगे सर हो जाएगा। आइए अब हम मिक्स करते हैं। हमने अभी एक चीज पढ़ी थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक ये पढ़ा हमने, और एक पढ़ा एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम पढ़ी, एक बहिष्कोण प्रमेय पढ़ी, और एक शीर्षाभिमुख कोण पढ़ा हमने। इन दोनों के आधार पर अगर हम कोई सवाल बनाए तो क्या बन सकता है? देखो ये बना, ये हो गए आपके वर्टिकली, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये लाइन यहां से एक्सटेंड होकर चली गई तो ये एंगल बाहर आ गया। किसके? इस ट्राइंगल के। मान लीजिए ट्राइंगल आपका ए बी सी, ये एक्सटेंडेड लाइन है, बी सी को डी तक बढ़ाया गया और बी ए को ई तक बढ़ाया गया और सी ए को एफ तक बढ़ाया जाए, तो ये सब आपकी लाइंस हैं, राइट रॉन्ग। अब इसमें ये हो गई आपकी सिचुएशन। अब इसमें आप ध्यान से देखो कि आपका क्वेश्चन क्या है। सर आपने चैप्टर 4 और 5 नहीं करवाए। हर्षिका जी, जो बात आप बता रही हैं वो मुझे मालूम है, फिलहाल हम उन चैप्टर्स पे जल्दी इंपॉर्टेंस दिखा रहे हैं जो सही मायने में आपके सितंबर टेस्ट में जरूर आते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए।
1 महीने के अंदर कोई भी अध्यापक आपके समस्त चैप्टर्स को नहीं करा सकता, और अगर करा देगा तो आपको उसमें से कुछ नहीं आ सकता। रीजन, हर चीज चैप्टर वाइज चैप्टर धीरे धीरे ही इंप्रूव होगी बाबू, टेंशन नहीं लेंगे, आराम से पढ़िए, ठीक है ना। जिद नहीं करनी है अभी 4th और 5th की बात। इस चैप्टर को खत्म होने तो मैं आपके पास 4 चैप्टर ही करा दूंगा, राइट ना। हाँ, इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या नाम है आपका, हीरो फॉर्मूला है, वो भी एक चैप्टर है, वो ट्राइंगल की बात हुई है तो वो भी आ ही जाएगा, डोंट वरी बच्चे। सर आपके बेटे के कितने नंबर आए 10th में? उसे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल ही डजंट लाइक दैट। उसने अभी भी मैथ्स नहीं लिया है, और वो बचपन से मेरे को मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते देखकर उसे अच्छा नहीं लगता। सारा दिन पापा मैथ्स में लगे रहते हैं, मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना। तो कहते ना चिराग तले अंधेरा, हाँ बिल्कुल फैक्ट है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, बिल्कुल सच बोलता हूँ। ही डज नॉट लाइक मैथ्स, क्योंकि मैंने उसे कभी मैथ्स नहीं पढ़ाया, हमेशा किसी न किसी के भरोसे पढ़ाया। मैं बड़े हायर स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाता हूँ, ग्रेजुएट्स और ग्रेजुएट से ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट होते हैं, यूपीएससी के स्टूडेंट्स मेरे स्टूडेंट होते हैं। तो मेरा हायर लेवल पर ही पढ़ाता रहता था, और उसे कोई ना कोई ट्यूटर पढ़ाता था। तो जब उसे कोई ट्यूटर पढ़ाता था तो मुझे लगा कि मैं पढ़ाऊंगा तो वो खुल के नहीं पढ़ेगा। इवन जिसने पढ़ाया उसे बहुत धीरे धीरे से नहीं पढ़ाया, तो उसका जो इंटरेस्ट था वो बना ही नहीं कभी। तो उसने कहा पापा इट्स नॉट कंपल्सरी दैट कि इफ आई विल टेक मैथमेटिक्स देन ओनली आई कैन डू समथिंग। सो ही प्लान दैट ही वांट्स टू बी अ मजिस्ट्रेट और लॉयर एंड एटसेट्रा। तो मैंने कहा नो वरी, कंपल्सन नहीं होना चाहिए कि पापा का मैथ्स बहुत अच्छा है तो बेटे का भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा का अच्छा नहीं था लेकिन मेरा अच्छा था। तो अलग अलग सिचुएशंस हैं, राइट। जब उनका नहीं था मेरा हो गया, तो मेरा हो तो उसका जरूरी तो नहीं अच्छा हो। तो सीधे सीधे मतलब ज़्यादा मार्क्स भी नहीं आए उसके, वो 60% के करीब उसके मार्क्स आए होंगे। मेरे से पढ़ता ही नहीं था वो कभी। आप पढ़ रहे हो इसलिए आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ, और सच बताऊँ मैं आप लोगों को पढ़ा भी इसलिए रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ाए, राइट और रॉन्ग। तो शुक्र है कैरियरविल आप लोगों के बारे में इतना सोच रहे हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि सर आप पढ़ाइए, आपको बहुत एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप सारे बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी बीसी BA and CA are extended to point D, E and F respectively। त्रिभुज ABC में भुजा BC, BA और CA को बिंदु D, E तथा F तक बढ़ाया गया। If angle FAE is 35 degree and angle ACD is equal to 110 degree, then find the angle ABC। तो बताइए कि नहीं बेटा मेरी एक भी डॉटर नहीं है, जितनी भी डॉटर हैं उनमें मैं उनका नाम लूँ तो उसमें से एक डॉटर का नाम रिया है, एक का नाम शिखा है, एक का नाम खुशी है, एक का नाम लाली है। इतनी सारी डॉटर है मेरी, एक डॉटर नहीं है मेरी। चलो अब देखो यहाँ पर, तो जो इंटरेस्ट मेरे बच्चे का खराब हुआ, मेरे बेटे का खराब हुआ, तुम्हारा नहीं होने दूंगा मैं बिल्कुल भी। चलो आओ बात करते हैं। अभी देखते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर, हिंदी में सुन लीजिए, कोई बच्चा नाराज ना हो जाए। हिंदी में कह रहा हूं कि त्रिभुज एबीसी में भुजा BC, BA और CA को बिंदु D, E, F तक बढ़ाया गया। कोण FAE की मान 35 डिग्री है, जबकि कोण ACD का मान 110 डिग्री है। तो बताना है कि कोण ABC यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है। दिस इज वी हैव टू टेल, दिस इज द वैल्यू ऑफ V। अब यहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले अपने दिमाग को एक बात बोलो कि किसी भी त्रिभुज का अगर एक एंगल निकालना है तो उसके बाकी के 2 एंगल का पता होना चाहिए, ठीक है, एक बात। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी पता है तो आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि क्या वो कोई स्पेशल एंगल तो नहीं है। यस,
इस एंगल के लिए ये एंगल स्पेशल है। क्या स्पेशल है? इसका और इसका टोटल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो हम क्या लिखें सबसे पहले? अब दिमाग लगाते हैं, राइट? जब हम सॉल्यूशन करेंगे इसका तो हमारे पास आएगा एंगल FAE विल बी इक्वल टू एंगल BAC विल बी इक्वल टू एंगल 35 डिग्री, जिसको हम ब्रैकेट में बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एंगल BAC प्लस एंगल ABC बराबर होना चाहिए एंगल ACD के, और ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। तो अब BAC की वैल्यू आपको पता है 35 डिग्री है और ABC की वैल्यू आपको नहीं पता, ये तो आपको निकालनी है, ये आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन ACD की वैल्यू तो आपको मालूम है, दैट इज इक्वल टू 110। अभी अभी जो आपको प्रॉपर्टी सिखाई है उसके ऊपर ही तो काम करेंगे। अब आपका आंसर आ गया 10 में से 5 गया 5, राइट? 10 में 3 गया 7। तो योर आंसर इज माय डियर 75 डिग्री। बहुत सारे बच्चों ने 75 डिग्री आंसर सही निकाला है, फिर भी बहुत सारे बच्चे जल्दी में आंसर निकाल रहे थे 85, 45 ऐसे आंसर निकाले हैं, दैट इज रॉन्ग। तो अब आपको पता लग गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल को कैसे देखते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल को कैसे देखा जाता है। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मेरी बहुत सारी बेटी और बेटे यहाँ पर बढ़िया सा रिजल्ट देंगे ताकि मैं ये कह सकूं कि यस दीज आर माय स्टूडेंट। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चिंता मत करो, मैं अभी जरा ये लॉकडाउन खत्म होने तो किसी ना किसी स्टेट में जब घूमने जाऊंगा तो तुमसे मिलने आऊंगा उधर। आज स्मार्ट बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ा रहे अविनाश क्योंकि वहां कुछ काम चल रहा है, शोर हो रहा है तो डिस्टरबेंस होगी। चलो, बहुत बढ़िया। कम बातें किया करो ताकि मैं तुम्हें ज्यादा पढ़ा दूं। बहुत बातें करते हो आप लोग, आपकी बातों के जवाब देने पड़ते हैं मुझे। चलो, ओके, सभी को समझ आ रहा होगा। और आज जो आपने बातें सीखी उसमें किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री कैसे प्रूव किया जाता है ये आपने सीख लिया, और आपने सीखा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होती है ये भी आपने सीख लिया। आपने ये भी सीख लिया वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। आज आपको ये भी पता लगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल या कंसेक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको रिवाइज करनी है। अगली क्लास में हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल। खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने ताऊ जी के साथ पढ़ते रहें। थैंक यू, बाय।